गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है मेरी? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में कल हमने मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो हमारा थोड़ा सा टॉपिक रहता है, तो मैथ्स को कंप्लीट कर लेते हैं आज। फिर अगली क्लास से हम लोग लिंक लिस्ट पढ़ने का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक से लिंक लिस्ट पढ़ेंगे। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कल देखे थे, एक बार आपको जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या देखा था, प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ चीजें देखी थी। अच्छा, स्टार्टिंग में हमने जीसीडी देखा था, या एचसीएफ जिसे कहते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिकर्जन के थ्रू कैसे फाइंड आउट होता है। उसके बाद हमने क्या देखा था, प्राइम नंबर्स और फैक्टर्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखे थे। और उनको यूज करके बहुत ही कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले कुछ कोड्स बनाए थे, जो अदरवाइज किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके या किसी भी और तरीके से उस टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। और हमने एक जो लास्ट टू लास्ट क्लास में क्वेश्चन हमारा बच गया था एक, जो किसी ने पूछा था कि नंबर ऑफ जीरोस और वंस वाला सब एरे कौन सा होगा लॉन्गेस्ट सब एरे जिसमें नंबर्स ऑफ जीरोस और वंस बराबर होंगे। उसको भी देखा था कि हम लोग उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। ट्राई करना है कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करो। ठीक है, ट्राई करना है कि आप लोग भी सॉल्यूशंस देने की कोशिश करो। कुछ समझ नहीं आता है तो पूछो। ठीक है, कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ लेना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का नाम है नंबर ऑफ ओपन डोर्स। ठीक है, क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वेश्चन है क्या और उसमें करना क्या है। Given an integer a which denotes the number of doors in a row numbered 1 to a. All doors are initially closed. A person moves to and fro. Changing the state of the door. So what is the rule that he follows to do that? The person opens the door that is already closed. Monkey and key. हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है क्या मधुसूदन? इसमें फर्स्ट आइटरेशन में सारे डोर्स बंद करते हैं नहीं, नहीं सर, ये मैंने पढ़ा था, ये अमेजोन के इंटरव्यू में पूछा गया था, कुछ ऐसा है क्वेश्चन। हाँ, अमेजोन में ये पूछा गया था, तो हो सकता है वही हो।
ठीक है, ओके सर। is already closed and closes a door that is already open. ओके, तो बेसिकली एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, आगे पीछे जा रहा है और डोर्स को टॉगल कर रहा है। टॉगल मतलब ओपन है तो क्लोज कर रहा है, क्लोज है तो ओपन कर रहा है। तो फर्स्ट गो में वो क्या करता है, वो क्या ऑल्टर करता है, सारे डोर्स को ऑल्टर करता है। सेकेंड गो में वो किन को ऑल्टर करता है, टू की टेबल में जो डोर्स आते हैं उनको ऑल्टर करता है। थर्ड गो में जो थ्री की टेबल में डोर्स आते हैं उनको ऑल्टर करता है। इसी तरीके से वो चलता रहता है। कितनी आइटरेशन है उसकी, ए आइटरेशन है उसकी। आपको बताना है return the number of open doors at the end. क्वेश्चन क्लियर है? एक आदमी है, वहां पे एक लाइन से कुछ डोर्स हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारा क्वेश्चन है क्या। ये हमारे डोर्स हैं। ठीक है, तो इनिशियली क्या है, सारे डोर्स जो हैं वो क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड है तो सी लिख लेते हैं। तो पहले राउंड में जो हमारा आदमी है वो हर एक डोर को टॉगल करता है, क्लोज को ओपन करता है, ओपन को क्लोज करता है। तो सबको वो कर देता है ओपन। ठीक है, पहले राउंड में वन की टेबल में जितने भी आते हैं उनको टॉगल करता है। अब अगले राउंड में टू की टेबल में जो भी आते हैं वो उनको टॉगल करता है। अगले राउंड में थ्री की टेबल में जो आते हैं वो उनको टॉगल करता है। अगले राउंड में फोर की टेबल में जो आते हैं उनको टॉगल करता है। फिर फाइव की टेबल में, फिर सिक्स की टेबल में, सेवन की टेबल में, एट की टेबल में, नाइन की टेबल में और फाइनली टेन की टेबल में। आपको बताना ही है कि लास्ट में ओपन डोर्स हैं कितने। तो अगर आप यहाँ देखोगे ओपन डोर्स, ये रहा एक ओपन डोर, ये रहा और ये रहा। तो आपका 10 साइज के एरे के लिए आंसर आ जाएगा डी। सब लोग को क्वेश्चन क्लियर हो गया कैसे चल रहा है? यस और नो? अमेजोन में जो क्वेश्चन आया था, ये अडोबी में भी आया हुआ है। उसमें ये पर्सन की जगह मंकी था। ठीक है, और कोई चेंज नहीं था। बाकी सब लोग को क्लियर हुआ? कार्तिक गुड, मधुसूदन गुड, शिवम गुड, ठीक है, सौरभ गुड। तो बताओ इसकी अप्रोच क्या रहेगी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कल जो हमने फैक्टर्स के बारे में सोचा है, जो मतलब पढ़ाई करी है, उसके बारे में सोचना कि उसको कैसे आप यूज कर सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर। थोड़ा सा टाइम लो, 2-3 मिनट लो, ट्राई करो सोचने की, समझने की कि क्या इसमें अप्रोच लग सकती है। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे।
अच्छा, मेरे को साथ साथ ये बता दो कि एक्ट 21 में किस किसका सिलेक्शन हुआ? हाँ सुभ्रांशु, वेरी गुड, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं तो क्लोज का क्लोज रह जाएगा क्योंकि इनिशियल क्लोज है। इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हमारे पास आते हैं तो ओपन नहीं, उल्टा लिख दिया आपने, स्टार्टिंग में क्लोज्ड है। इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स पे क्लोज होगा, ऑड पे ओपन होगा। एक फैक्टर है तो क्लोज से ओपन हो जाएगा, इसलिए इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स पे ओपन है और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स पे क्लोज है। चलो कोई बात नहीं कार्तिक, नेक्स्ट कंपनी जो आएगी उसके लिए और अच्छे से प्रिपेयर करना। ओके, चलो देखते हैं इसको सॉल्व करना कैसे। एक बार नोटिस करते हैं, एक तो सबसे सिंपल तरीका है फॉर लूप चलाते जाओ और अलग अलग टेबल्स चलाते जाओ और सिचुएशन को टॉगल करते जाओ। उसमें आपका एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा एरे का, जिसमें आप सिचुएशन स्टोर करोगे हर एक डोर की। तो वो सोल्यूशन पहले देख लेते हैं जो कि हमारा होगा ब्रूट फोर्स सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ तक आई गेस सब लोग इजीली पहुंच सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे और आप यहाँ तक भी ना पहुंचो। ब्रूट फोर्स सोल्यूशन में क्या करना है आपको? ठीक है, एक मेन मेथड हमने बना लिया है। इसके अंदर क्या करेंगे, नंबर ऑफ डोज इनपुट करा लेंगे। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। नंबर ऑफ डोर्स है हमारे पास, ए मान लेते हैं, इसको हमने इनपुट करा लिया। अब क्या करेंगे, एक ए साइज का एरे बनाएंगे, A+1 साइज का, जिसे मेंटेन करेंगे कौन से डोर्स ओपन है और कौन सी डोर क्लोज है। A+1 साइज का क्यों बनाएंगे, जिससे ए इंडेक्स भी एक्सेसिबल हो हमें। अब क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। कितनी आइट्रेशंस कर रहा है वो आदमी, पहले 1 की टेबल, फिर 2 की टेबल, फाइनली ए की टेबल, राइट। तो वो ए आइट्रेशंस कर रहा है। पहला फॉर लूप हो गया, वो कितनी आइटरेशंस कर रहा है। हर बार कौन सा टेबल चल रहा है, आई का टेबल चल रहा है। ठीक है, आई के टेबल में जो भी डोर्स आ रहे हैं उनको क्लोज किया जा रहा है। तो अगला लूप चलेगा आई की टेबल के लिए। जे हमारा मल्टीपल बनेगा 1 से लेके, तब तक आई मल्टीप्लाइड बाय जे लेस देन इक्वल टू ए है, तब तक चलना है और जे को आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब टॉगल क्या करेंगे, ये जो हमारा इंटीजर आ रहा है इनिशियली 0 है, तो हम मान लेंगे क्योंकि इनिशियली क्लोज्ड है, 0 मतलब क्लोज्ड होगा, और यहीं पे 1 मतलब ओपन रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अ, अगर एरे ऑफ आई इंटू जे 0 है तो उसको 1 कर देंगे, अदरवाइज अगर वो 1 है तो उसको 0 कर देंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कौन सा डोर क्लोज हो रहा है, कौन सा बंद हो रहा है। इसको लास्ट में बंद कर देंगे। जब सारे लूप्स, मतलब जब सारी आइट्रेशंस खत्म हो जाएंगी, तो मतलब उसको जितने भी डोर्स टॉगल करने थे उसने कर लिए।
अब जो लास्ट में एक बार आइटरेट करके पता लगा लेंगे कितने डोर्स ओपन रह गए और कितने क्लोज रह गए। हमें पता क्या करना है, कितने डोर्स ओपन है, मतलब वन कितने में लिखा है। तो कुछ नहीं करना, प्रीफिक्स हम चला देंगे, लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। या सिंपल एक वेरिएबल मेंटेन कर लेते हैं। एक बार इस एरे को पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ओपन में ऐड करा देते हैं एरे ऑफ आई। तो ओपन में नंबर ऑफ डोर्स हमारे आ जाएंगे, इसको हम प्रिंट करा देते हैं। फंक्शन बंद कर दिया, क्लास बंद कर दी। तो ये हो गया हमारा बिल्कुल ही ब्रूट फोर्स मेथड। इसमें क्या कर रहे हैं, एन बार ए बारी आइट्रेशन चल रहा है हमारा, और हमेशा एक टेबल चल रही है आई की। तो जो भी डोर टॉगल करने हैं, हमने एक एरे बना लिया, उसको मान लिया कि ये हमारे डोर्स हैं। एक्चुअली एरे जो है हमारा वन से ही हम कंसीडर कर रहे हैं, जीरो से कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप वन लिख सकते हैं, ठीक है। जीरो भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जीरो को क्लोज ही छोड़ दिया है, इसको कंसीडर ही नहीं करा है कभी। ये सोल्यूशन क्लियर हुआ सबको कि ये कैसे सॉल्व करेगा हमारे प्रॉब्लम को? ब्रूट फोर्स सोल्यूशन क्लियर हो गया? यस और नो? वेरी गुड मधुसूदन, वेरी गुड कार्तिक, ठीक है, वेरी गुड शिवम। बाकी सबको, सब लोग बताओ। शुभ्रांशु गुड, दीक्षांत गुड, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं इसको ऑप्टिमाइज हम लोग कैसे कर सकते हैं। और जैसे शुभ्रांशु ने नोटिस की एक बात, और हमने भी देखा था कल फैक्टर्स के अंदर, इन दोनों चीजों को मिक्स करेंगे हम। हाँ, चेक कर सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। वेरी, ठीक है। तो शुभ्रांशु ने क्या नोटिस किया था? अगर इवन फैक्टर्स हैं किसी नंबर के, किसी डोर के, टू नंबर पे डोर है और टू के इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं अगर, तो क्या होगा? पहले वो ओपन होगा, फिर वो क्लोज होगा, फिर ओपन होगा, फिर क्लोज होगा, तो एंड में वो क्लोज रह जाएगा। अगर ऑड फैक्टर्स हैं तो वो एंड में ओपन हो जाएगा। सर इनिशियली क्लोज्ड है ना सारे? इनिशियली क्लोज है, हाँ। तो सर उल्टा होगा ना, इवन में ओपन होगा, ऑड में क्लोज होगा। ओके, तो इनिशियली है क्लोज, मान लेते हैं चार फैक्टर्स हैं, क्लोज से होगा ओपन, ठीक है, वन फैक्टर लग गया। ओपन से होगा क्लोज, दो फैक्टर्स लग गए। क्लोज से होगा ओपन, तीन फैक्टर्स लग गए। ओपन से होगा क्लोज, चार फैक्टर लग गए। क्लोज आ गया ना? क्लियर हुआ? दो बार टॉगल होने से सेम सिचुएशन पे आ जाता है ना, ठीक है। ओके सर, होता है। ओके, गुड। तो इसी को लेके चलते हैं हम लोग। हमें करना क्या है, हमने फैक्टर्स के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखी थी, उसको यूज करेंगे हम लोग। परफेक्ट स्क्वायर्स जो होते हैं उनके ऑड फैक्टर्स होते हैं, ये सबको याद है? इन सबको याद है, यस और नो? परफेक्ट स्क्वायर्स के ऑड फैक्टर्स होते हैं।
पेयर में आते हैं ना फैक्टर, और परफेक्ट स्क्वायर में एक नंबर रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो इसको यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखो, हमें पता क्या लगाना है, कितने ऑड फैक्टर्स हैं या कितने इवन फैक्टर्स हैं। ऑड मतलब ओपन, इवन मतलब क्लोज्ड, हमें पता लगाना है। देखो क्वेश्चन देखो, हमें ओपन पता लगाना है, ओपन डोज। ओपन डोज का मतलब है ऑड फैक्टर्स कितने नंबर्स के हैं, सिर्फ ये पता लगाना है। और हमें ये पता है ऑड फैक्टर्स तो परफेक्ट स्क्वायर्स के होते हैं। 1 से लेके n तक इस रेंज के अंदर हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर्स आते हैं? ये क्वेश्चन रह गया हमारा, कन्वर्ट हो गया, सारी जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी वो सब हट गई हैं, और सिर्फ ये क्वेश्चन रह गया। 1 से लेके n तक जो भी नंबर ऑफ डोर्स हैं, a मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, उसमें कितने परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट करते हैं, फिर आपको ये पता होना चाहिए। कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं कुछ n की डमी वैल्यूज दे देते हैं, n मान लेते हैं 100 है, ठीक है। अब 100 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो निकल के आएगा 10। अब 10 स्क्वायर है ये, तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर। ये सारी चीजें 1 से 100 के बीच में ही आएंगी, ठीक है। किसी छोटे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 से लेके n तक आएगा ही आएगा। ये चीज क्लियर हो गई सबको, कि अगर जो हमारा नंबर ऑफ डोर्स है उसका स्क्वायर रूट निकाल लें, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ डोर्स, तो जो भी ये नंबर आएगा, मान लेते हैं दिस इज इक्वल टू x। 1 से लेके x तक सबके स्क्वायर्स लाई करेंगे 0 से लेके 1 से लेके a की रेंज में। ये क्लियर है? जैसे 10 स्क्वायर 100 है, तो 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स के स्क्वायर्स 1 से लेके 100 में लाई करेंगे, ठीक है। इसी फैक्ट का यूज हम लोग करके सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, अभी आपको बताता हूँ मैं। ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ध्यान से देखना क्या करते हैं। ये देखो, क्लास बनाओ, मेन मेथड बनाओ, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, एक इंटीजर लेना है। पहले एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो, एक इंटीजर ले लो, और आप रिटर्न कर दो, मतलब प्रिंट कर दो। प्रिंट में कन्वर्ट करो स्क्वायर रूट ऑफ ए। बस ये इसका आंसर है। ठीक है, बस इतना ही था, इसका आंसर है। क्लास को बंद कर दो। क्यों हुआ ये आंसर, समझ में आया? क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट है, अगर हम उसका इंटीजर वैल्यू निकाल लें, मान लेते हैं 90 है हमारे पास नंबर ऑफ डोर्स, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो 9 बन जाएगा। अभी 9 बन गया, इसका मतलब 1 से लेके 9 तक सबके स्क्वायर्स जो है 90 के अंदर ही लाई करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? ये वेरी गुड शुभ्रांशु, बाकी सबको क्लियर हुआ? यस और नो? सौरभ वेरी गुड, कार्तिक वेरी गुड, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये सबको क्लियर है तो? इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ इस नए कोड की।
O of 1. ओके, मतलब स्टार्टिंग एंडिंग दोनों रेंज दी हुई है। नहीं, ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है 1 से लेके ए तक डोर से, ठीक है, ये रिपीट होता रहता है। O of 1। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओवरलैपिंग रेक्टेंगल्स, ठीक है, अगला क्वेश्चन है ओवरलैपिंग रेक्टेंगल्स। आज हम सारे वैसे ही क्वेश्चंस कर रहे हैं जो प्रीवियसली अच्छी कंपनीज में पूछे जा चुके हैं। अच्छा, पहले आगे बढ़ने से पहले 2 मिनट मेरे को आपसे कुछ बात करनी थी सबसे। केईसी का जो सिलेक्शन रेट है वो काफी कम आ रहा है। यहाँ पे भी हमारे पास काफी स्टूडेंट्स हैं, तो जो सिलेक्शन रेट्स हैं वो काफी कम आ रहे हैं कंपनीज में। फर्स्ट राउंड के अंदर ही ज्यादातर स्टूडेंट्स आउट हो जा रहे हैं। इसका कोई मेजर रीजन आप लोग के हिसाब से कि आपका कोडिंग इतना स्ट्रांग नहीं हो पाया या आपका एप्टीट्यूड स्ट्रांग नहीं हो पाया, किस रीजन से आपको लग रहा है कि आप लोग आगे वाले राउंड में पहुंच नहीं पा रहे हैं, या रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, अच्छी नहीं लग रही है कंपनीज, कुछ भी हो सकता है रीजन आपको। अपना अपना रीजन मेरे को यहाँ पे चैट करके चैट पे लिख के भेजो। कोडिंग राउंड नहीं हो पा रहे, रिकॉग्नाइज द रीजन, ओके, अनेबल, एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम आ रही है। ऑलराइट, देखो, हर एक जो आपका टेस्ट है ना, अगर उससे आप फीडबैक नहीं लोगे अपना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जाके उससे पूछो कि क्या कमी थी, तो आपको खुद ही सोचना है, ठीक है। जब आप घर जाते हो, टेस्ट वगैरह हो गया, घर पहुंचे, तो 15 मिनट सोचा करो कि हुआ क्या क्या सुबह से, क्या क्या पूछा गया, मैंने क्या क्या आंसर किया। किसी भी आंसर पे डाउट होता है तो उसको गूगल करके देखो कि मैंने सही तो बताया। कभी कभी लगता है कि मैंने सही बताया कि मेरे को वही याद होता है उस टाइम पे, लेकिन जब आप गूगल करोगे या उसको एक्चुअली में ढूंढोगे तो उसका आंसर कुछ और होगा। और उसके बाद जब अगर आप कोडिंग राउंड में बाहर हो रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा, अपनी कोडिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी। अगर आप एप्टीट्यूड राउंड में बाहर हो रहे हो, तो एप्टीट्यूड ठीक करना पड़ेगा। गूगल पे भी वही आंसर होता है, तब भी नहीं होता। अच्छा, गूगल करके आंसर लिखते हैं तब भी नहीं होता, ऐसा कैसे होगा? तो गूगल ठीक से करो। मतलब एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस गूगल से देख के लिखते हो आप, या कोडिंग भी गूगल से देख के लिख देते हो? तो ये कोडिंग क्वेश्चन है तो आपके टेस्ट केस पास हो जाएंगे, चैट जीपीटी से भी नहीं होता। हाँ देखो, चैट जीपीटी से तो होना भी नहीं चाहिए, है ना। अगर चैट जीपीटी से अगर हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, तो फिर तो आपकी जॉब्स बहुत डेंजर में आ जाएंगी। चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन है 2000 रुपीज का पर मंथ, चैट जीपीटी 4 का, और वो रुकता भी नहीं है, वो थकता भी नहीं है। तो अगर चैट जीपीटी से सब कुछ वो होने लग गया जो आप कर सकते हो, फिर हाँ कार्तिक, हम लोग आज के क्वेश्चंस जो थे आपके एक्ट 21 के, क्लास के बाद एक बार डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को एनालाइज करो कि आप लोग कहाँ पर हो और क्या क्या कमियां आ रही हैं। तुक्के से नहीं होगा, मैं ये आपको बता सकता हूँ, तुक्के से कुछ नहीं होगा। जो भी कमी आ रही है अगर उसको पूरा कर लोगे, तो अगला राउंड आपका अच्छे से चला जाएगा, ठीक है। अगला जो भी आपका टेस्ट होने वाला है वो ठीक हो जाएगा। और ट्राई करो, थोड़ी प्रैक्टिस करो, कोडिंग की कर लो, थोड़ी प्रैक्टिस एप्टीट्यूड की कर लो। इतने मुश्किल क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं, थोड़े स्टूडेंट्स से जिनसे मेरी बातचीत होती है वो बताते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए, कैसे कैसे उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश करी। तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं एक्ट 21 में, स्पेशली आज जैसे जितने भी राउंड्स थे, बहुत मुश्किल चीजें पूछी नहीं गई हैं। तो ऐसा नहीं है हो नहीं पाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे हो पक्का जाएगा, ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं, ओवरलैपिंग रेक्टेंगल्स देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करा हुआ है, आपको दो रेक्टेंगल दिए, ठीक है, आपकी ग्रिड है, आपको दो रेक्टेंगल दिए हुए हैं। रेक्टेंगल कैसे डिफाइन होता है?
अगर आपको ये रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो अगर मैं आपको इसका कोऑर्डिनेट दे दूं और इसका कोऑर्डिनेट दे दूं, तो परफेक्टली एक ही रेक्टेंगल बन सकता है आपका। ऐसा तो नहीं है कोई एम्बिग्विटी रह जाएगी। तो आपको दिया क्या हुआ है, टॉप राइट का कोऑर्डिनेट, सॉरी x1 y1, फिर बॉटम लेफ्ट का कोऑर्डिनेट x2 y2। एक दूसरा रेक्टेंगल भी है, उसके भी सेम दे रखे हैं आपको, x3 y3 और x4 y4। ये हो गए आपके दो रेक्टेंगल्स। आपको बताना है कि क्या ये ओवरलैप करते हैं या नहीं करते। कैसे बताएंगे कि ये ओवरलैप करते हैं या नहीं करते, कैसे पता लगाएंगे? क्वेश्चन समझ में आ गया? चार कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपको, उससे दो रेक्टेंगल बनते हैं आपके, पहले दो कोऑर्डिनेट से और बाद के दो कोऑर्डिनेट से। आपको पता लगाना है कि क्या ये ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब ये ओवरलैप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ध्यान रखना। ऐसे भी कर सकते हैं, जो पहली चीज दिमाग में आती है, दूसरा वाला ऊपर हो सकता है, पहले वाला नीचे, या एक के अंदर एक भी हो सकते हैं। ये भी ओवरलैपिंग हो गए। ठीक है, अगर बाउंड्री टच करती है तो ओवरलैपिंग नहीं है। ये ओवरलैपिंग नहीं हुई, ये सिर्फ टचिंग हुई। तो अब आपको पता करना है कि कैसे पता लगाएंगे। कोऑर्डिनेट्स कंपेयर करेंगे और बहुत सारे एफएल्स लगाएंगे। हाँ, तरीका तो सही है बिल्कुल शिवम, यही करना पड़ेगा। इसमें देखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस पे क्या हमारे दो रेक्टेंगल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, और वाई एक्सिस पे क्या वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। अगर दोनों चीजें ट्रू आ जाएंगी तो आपका आंसर निकल आएगा। तो देखो इसमें लॉजिक क्या है, सब लोग एक बार समझ लो। वेरी गुड शिवम, एकदम सही आपने सोल्यूशन इसका बताया है। इसका लॉजिक सिंपल सा है, अगर ओवरलैप करेंगे तो रेक्टेंगल्स, ठीक है, मान लेते हैं किसी तरीके से दो तीन केसेस बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला केस। एक और केस बनाते हैं। ये हो गया दूसरा केस। एक और केस बनाते हैं। ये हो गया तीसरा केस। अब वन कोई भी हो सकता है, टू कोई भी हो सकता है, तो हमें उल्टा भी इफेल्ट लगाने पड़ेंगे सारे। इस चीज में एक चीज आप नोटिस करो, इस सब में अगर दो रेक्टेंगल्स को ओवरलैप करना है तो उसको एक्स एक्सिस के बीच में भी आना पड़ेगा एक दूसरे के, और वाई एक्सिस के भी। इसका मतलब क्या है, अगर हम इस पॉइंट को लें, ठीक है, हमें जो जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब एक्स एक्सिस कौन सा होता है, ये होता है। तो पॉइंट 1 2 3 4, तो पॉइंट 1 2 जो है हमारे, उसके जो एक्स एक्सिस है, जो पॉइंट 3 का एक्स एक्सिस होगा वो उसके बीच में आएगा। इतना क्लियर है? पॉइंट 3 का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो पॉइंट 1 और 2 के एक्स कोऑर्डिनेट के बीच में आएगा। ये चीज क्लियर है? यस और नो? मतलब एक बार आपको मतलब बता देता हूँ मैं क्लियरली। ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है, ये x3 है, y3 है, और ये x4 y4। ठीक है, ये चार हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। अब जो 3 का एक्स कोऑर्डिनेट है x3, वो x1 और x2 के बीच में लाई करेगा। मतलब इट इज ग्रेटर देन x2 और एंड इट इज लेस देन x1, या फिर इसका उल्टा, that it is less than x2 and it is greater than x1। ये रहेगा, ऐसा होगा। यस, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको हर एक पॉइंट का देखना होगा, और आपको देखना होगा सिर्फ एक्स एक्सिस पे अगर ओवरलैप कर रहे हैं तभी काम नहीं चलेगा। देखो, अगर हमारा
जो रेक्टेंगल है उसको ध्यान से देखो, ऐसा बन जाए। ये हमारा है 0.3, 1, 2, 4। तो ये कंडीशन जो हमने यहाँ पे ग्रीन में लिखी हुई है, ये तो अभी भी ट्रू ही रहेगी। जो 3 पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है वो 1 और 2 के बीच में है, लेकिन फिर भी ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। हाँ शुभ्रांशु, वेरी गुड। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई साथ में चेक कर सकते हैं, या हम दो फ्लैग ले सकते हैं। पहले एक्स चेक कर लो ओवरलैप कर रहा है या नहीं कर रहा, फिर वाई चेक कर लो ओवरलैप कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोनों ट्रू होंगे तो मतलब आपका दोनों रेक्टेंगल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। दोनों ट्रू नहीं होंगे मतलब ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ये कोड हो जाएगा खुद से। मैंने आपको लॉजिक बता दिया है, यही लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है इसमें। आपको हर एक एक्स कोऑर्डिनेट देखना है कि बाकी दूसरा रेक्टेंगल है उसके दोनों एक्स के बीच में आता है या नहीं आता। फिर आपको वाई कोऑर्डिनेट्स देखने हैं सारे कि वो दूसरे रेक्टेंगल के वाई कोऑर्डिनेट के बीच में आते हैं या नहीं आते। ऐसा नहीं समझना है कि जो सेकंड रेक्टेंगल है वो ही बीच में आ सकता है। कैसे भी रेक्टेंगल हो सकते हैं, तो हो सकता है फर्स्ट वाला बीच में आ जाए। इसलिए इफ एल्स थोड़े ज्यादा आपको लगाने पड़ेंगे। पहले देखना पड़ेगा कि सेकंड रेक्टेंगल क्या बीच में आता है फर्स्ट के, फिर देखना पड़ेगा क्या फर्स्ट बीच में आता है सेकंड के। जब सारी कंडीशंस आप चेक कर लोगे और आपको पता चल जाएगा कि एक्स पे ओवरलैप हो रहा है या नहीं हो रहा, और वाई पे भी ओवरलैप हो रहा है या नहीं हो रहा, दोनों ट्रू होंगे, आपस में एंड करके रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अगर दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो ओवरलैपिंग रेक्टेंगल्स है, नहीं तो नहीं। शुभ्रांशु को समझ में आ गया है, हो जाएगा उससे कोड, बाकी सबसे हो जाएगा कोड। एक बार ट्राई करेंगे इसको खुद से कोड करने की, पूरा कोड लिखने की, क्योंकि जब तक खुद से कोड नहीं करेंगे तब तक प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पाएंगे। तो एक बार ट्राई करेंगे, नहीं होता है तो अगली क्लास में मेरे को रिमाइंड कराएंगे, तब मैं आपको पूरा कोड लिख के बताऊंगा इसका। ठीक है, ट्राई करेंगे सब। ओके कार्तिक, वेरी गुड। पारस आप भी ट्राई करना। ठीक है, तो इस चीज को सब लोग एक बार ट्राई कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, तो ध्यान से समझना कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन समझना ही थोड़ा सा टफ हो जाता है। करना क्या है हमें, हमें दी हुई है एक 2D मैट्रिक्स, ठीक है, उसमें भरे हुए हैं इंटीजर्स। मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसमें हमारे इंटीजर्स फिल्ड है। कुछ भी नंबर्स फिल हो सकते हैं, कुछ भी नंबर्स हम लोग फिल कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 2D मैट्रिक्स। अब हमारे पास क्यू क्वेरीज आ रही हैं। क्यू क्वेरीज किस फॉर्म में आ रही हैं अभी बताता हूँ मैं आपको। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो क्वेरी के अंदर हमारे दो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, मतलब चार नंबर आ रहे हैं। क्वेरी कुछ इस तरीके की आ रही है। इस तरह की क्यू क्वेरीज आ रही है हमारे पास। हमें करना क्या है, इससे जो रेक्टेंगल बना, मान लो एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल है हमारा 2 3 और 1 1। 2 3 कहां पर है,
1 1 कहाँ पर है? इससे जो रेक्टेंगल बनता है, इसके अंदर जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनका सम रिटर्न करना है, मतलब 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 10 एंड 6 16, ये आपको रिटर्न करना है। एक सिंपल सा तरीका तो यही है, जो आपका रेक्टेंगल बन गया है इसको ट्रैवर्स करो पूरे रेक्टेंगल को, और जो भी सम आ रहा है उसको रिटर्न कर दो। तो ये तो हो गया हमारा ब्रूट फोर्स तरीका। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ब्रूट फोर्स से सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें ऑप्टिमाइजेशन कहाँ लग सकती है। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, क्यू क्वेरीज है, सिंगल क्वेरी नहीं, बहुत सारी क्वेरीज है, इसलिए इसको हम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सिंगल क्वेरी ही सॉल्व करनी होती तो ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया, यस और नो? सब लोग बताओ जल्दी जल्दी। ओके, पारस वेरी गुड। शिवम गुड। शुभ्रांशु, प्राची गुड। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देखेंगे इसका, एकदम सिंपल कैसे चलेगा। तो हमारे को एक फंक्शन दिया हुआ है, रेक्टेंगल सम। उसके अंदर हमें दिया हुआ है ये 2D एरे। और हमें रिटर्न करना है एक एरे। एरे के अंदर होगा हमें इसमें रिटर्न क्या करना था, कुछ रिटर्न नहीं करना है। अच्छा, इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। एक एरे दिया हुआ है, उसमें आंसर्स भर के देने हैं। ठीक है, एक आंसर एरे है, उसके अंदर आंसर्स डाल के देने हैं। और साथ में दिया हुआ है आपको क्वेरीज का। क्वेरी, ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको एक 2D एरे दिया हुआ है, आपको एक आंसर एरे दिया हुआ है, और आपको क्वेरीज एरे दिया हुआ है। क्वेरीज एरे की डायमेंशन, ये 2D एरे क्यों है, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें इस तरीके से हर क्वेरी के लिए 4 नंबर्स मिलेंगे। पहले मतलब दो दो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, हर कोऑर्डिनेट बना हुआ 2 नंबर्स से, तो 4 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तब आपको क्या करना है, इसका सम निकाल के इसमें डालना है। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एकदम ब्रूट फोर्स तरीका लगाएंगे पहले। उसमें क्या है, जो रेक्टेंगल बन रहा है क्वेरी से, उसको ट्रैवर्स करके वहां पे हम लोग सम को डाल देंगे। तो करते हैं। क्वेरीज को ट्रैवर्स करते हैं। तो हम क्वेरीज एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे 4 वैल्यूज ले लेते हैं, जो कि कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे।
ठीक है, ये हमारे x1 y1 और x2 y2 हो गए। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, अब हमें सिर्फ ट्रैवर्स करके देखना है कि सम क्या है। तो एक वेरिएबल ले लो सम, जिसमें हम लोग सम स्टोर कर लेंगे। इसको 0 से इनिशियलाइज कर लो। अब x1 और x2 में से कोई भी छोटा हो सकता है और कोई भी बड़ा हो सकता है। सेम गोस फॉर y1 एंड y2। तो हमें क्या करना है, छोटे वाले इसमें डालने हैं, बड़े वाले इसमें डालने हैं। ठीक है, तो ये कर लेते हैं। छोटे वाले x1 y1 में डाल लेते हैं और बड़े वाले x2 y2 में डाल लेते हैं। कैसे करेंगे देखो। करेंगे क्यों ये, क्योंकि हमें x1 से x2 तक ट्रैवर्स कर लेंगे और y1 से y2 तक ट्रैवर्स कर लेंगे और अपना सम कर लेंगे। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो अगर फॉर लूप के अंदर ही करना है, इसको एडजस्ट ऐसे कर लो। कहाँ से शुरू होगा, मैथ डॉट मेन x1 कॉमा x2। कहाँ तक जाएगा, मैथ डॉट मैक्स x1 कॉमा x2 x प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट के लिए। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट पे भी चलना है हमको। स्टार्ट कहाँ से होगा, उन दोनों में से जो भी कम वैल्यू है वहां से। क्या करेंगे, सम में वैल्यूज ऐड करते जाएंगे, एरे ऑफ x एंड y। टोटल वैल्यू हमारी सम के अंदर आ जाएगी, ये फॉर लूप दोनों खत्म हो जाएंगे। मतलब पूरा जो रेक्टेंगल बना है उसको हमने ट्रैवर्स कर लिया है। और शुभ्रांशु, इसमें क्या होगा, जो आपका x1 है वो पहली लाइन में अपडेट हो जाएगा। अब हो सकता है इसके बाद आपकी x1 और x2 की वैल्यू सेम हो जाए, तो x2 में नई वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए आपको एक टेम्पररी वेरिएबल इसमें मेंटेन करना पड़ेगा। ये दोनों फॉर लूप चल गए, सम हमने निकाल लिया है। अब अपने आंसर ऑफ आई में सम इंसर्ट करा देते हैं। फॉर लूप ऊपर का भी बंद हो गया, मतलब क्वेरीज एरे भी खत्म हो गया है। रिटर्न कर देते हैं। नहीं, रिटर्न कुछ नहीं करना है, खत्म। फंक्शन बंद कर दो, आंसर आपका आंसर एरे के अंदर स्टोर हो गया है। ये जो मेथड है ये क्लियर हो गया सबको। ये चीज सबको क्लियर है, शिवम वेरी गुड। बाकी सबको क्लियर है, शुभ्रांशु गुड, कार्तिक गुड। ठीक है, ओके। ठीक है, एक चीज बताओ, जब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आने लगते हैं, थोड़ा सा बोरिंग होने लगता है टॉपिक, ऐसा है या ऐसा नहीं है? यस और नो, सब लोग बताओ। जैसे जैसे थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक्स आने लगते हैं, क्वेश्चंस आने लगते हैं, तो बोरिंग होता जाता है क्या कोर्स? ये 2-3 बैचेस जो मैंने चलाए हैं उसमें मैंने नोटिस किया है कि बाद में स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। सेम ही रहता है, ओके, क्वेश्चंस पर नहीं लगता। ठीक है, चलो। मूड नहीं होता तो बोरिंग हो जाता है, हाँ नहीं, मूड नहीं होगा तो बोरिंग हो ही जाएगा। हाँ, मूड नहीं होता सब बोरिंग लगता है, ये तो बात है सही। ठीक है, तो इसको अब देखते हैं कि हम लोग ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसी एरे को एग्जाम्पल लेते हैं।
और देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसको तेज तरीके से, शायद से ओ ऑफ वन में फाइंड आउट कर ले, देखते हैं वो। तो ये एरे फिर से बना लेते हैं यहाँ पे। तो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं प्रीफिक्स सम। ठीक है, पहली बार 2D एरे में प्रीफिक्स सम यूज करने वाले हैं हम लोग। इस एरे को अगर मैं कॉपी कर सकूं तो बेटर रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, नया एरे नीचे ले लेते हैं और यूज करेंगे इस बार हम प्रीफिक्स सम। प्रीफिक्स सम मेथड यूज करके हम लोग इसको ओ ऑफ वन में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो, हमारा एरे है कुछ ऐसा। कुछ इसमें वैल्यूज डाल दो। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स लिख दो। अब हम पहले क्या करेंगे, रो वाइज प्रीफिक्स सम। रो वाइज प्रीफिक्स सम, हर रो के लिए प्रीफिक्स सम चलाओ इस तरीके से। तो क्या क्या वैल्यूज आएंगी, 1, 3, 6, 7, 5, 9, 13, 14, 3, 9, 11, 11। ये क्लियर हो गया सबको कि हमने रो वाइज प्रीफिक्स सम कर दिया है यहाँ पे। यस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज प्रीफिक्स सम कर देंगे, ऐसे चलाएंगे। देखो उसके बाद क्या आने वाला है हमारा, इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करेंगे, तो ध्यान से देखना। पहले कॉलम में देखते हैं 1, 6 और 9। दूसरा कॉलम देखते हैं 3 और 12 और 21। 6, 19 और 30। 7, 14 और 11, सॉरी 7, 21 और 32। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रीफिक्स सम कॉलम वाइज। अब एक चीज देखो, अगर मैं आपको कोई नंबर बताऊं, कोई इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, कोई इंडेक्स ले लेते हैं जैसे 1, 3। ठीक है, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3, मतलब ये वाला। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां से लेके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जो ये रेक्टेंगल बनेगा ना, इस सबका सम यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो 1, 2, ये मतलब 1 + 2 + 3 + 1, ये हो गया आपका 7। और 5 + 4 + 4 + 1, ये हो गया आपका 14। 7 और 14, 21। इतना क्लियर हुआ सबको कि ये जो नंबर है, ये इस पूरे जो ब्लू रेक्टेंगल मैंने बनाया हुआ है, इसका सम रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज क्लियर है, यस और नो? बताओ सब लोग, क्लियर है कि नहीं है? शुभ्रांशु ओके, वेरी गुड। कार्तिक वेरी गुड। और बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, प्राची वेरी गुड, दीक्षांत वेरी गुड। ठीक है,
तो कोई और नंबर भी एक बार लेके देख लेते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। 1 1 लेके देखते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक पूरे का सम दे रहा है। 1 + 2 3 हो गया, 3 + 4 7 हो गया, 7 + 5 12 हो गया, और यहाँ पे आपका 12 ही लिखा है। चलो ठीक है, पर हमारा क्वेश्चन ये नहीं है। हमारा क्वेश्चन है एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का सम हमें निकालना है उस रेक्टेंगल का। तो मान लेते हैं हमें ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखना हम क्या करेंगे। ये जो नंबर है ये हमें देगा इसका सम, ये जो नंबर है ये हमें देगा इसका सम, ये जो नंबर है वो हमें देगा इस पूरे का सम। ये जो रेक्टेंगल है पहले रो में जो है ये रेक्टेंगल 1 है, ये 2 है, और ये जो पूरा है वो रेक्टेंगल 3 है, और ये जो नंबर है वो हमें देगा इसका सम, ये है रेक्टेंगल 4। सबको समझ में आ गया 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है और 4 कौन सा है? ना क्लियर है? ठीक है, बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा आंसर है वो है रेक्टेंगल 3 माइनस रेक्टेंगल 1 माइनस रेक्टेंगल 2 प्लस रेक्टेंगल 4। प्लस क्यों करना पड़ा रेक्टेंगल 4? क्योंकि वो 2 बार माइनस हो गया, वो पूरा आपका रेक्टेंगल 1 में भी आ जाएगा और 2 में भी आ जाएगा। तो रेक्टेंगल 3 में से रेक्टेंगल 1 2 माइनस करके जब रेक्टेंगल 4 ऐड किया, तो जो एरिया बचा जिसका सम हमारे पास आया वो ये था। ये सबको क्लियर हुआ? एक और बार, ठीक है, एक और बार करते हैं, देखो। उप्स, तो ठीक है, अभी हम क्या कह रहे हैं, हमें सम निकालना है इस रेक्टेंगल का, ठीक है। तो रेड से बताता हूँ आपको, ये जो नंबर है ये कितना आपको सम दे रहा है? इस पूरे का सम दे रहा है। ये आपका मान लेते हैं रेक्टेंगल 4 है, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये कितने का सम दे रहा है? ये आपको इतने एरिया का सम दे रहा है। अब ये नंबर आपको कितने एरिया का सम दे रहा है? पहले कॉलम का। और जो ये नंबर आपका लास्ट में बचा, ये नंबर कितने एरिया का सम दे रहा है? सिर्फ इतना। ये जो ग्रीन वाला रेक्टेंगल है ये हो गया 2, इसको नाम देते हैं 1, और ये जो ब्लू वाला बचा ये हो गया 4, सॉरी 3। अभी क्लियर हुआ कौन कौन से रेक्टेंगल्स हैं हमारे पास, शिवम? ठीक है, तो अब इस एरिया का सम जो हमें एक्चुअली में चाहिए वो तो सिर्फ इतना ही है। इस एरिया का सम का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होगा? रेक्टेंगल 4 माइनस, अब रेक्टेंगल 4 में से क्या क्या हटाना है? रेक्टेंगल 1 और 2। लेकिन आप ये देखो जो रेक्टेंगल 3 है ये 2 बार माइनस हो गया इस चक्कर में। पहले रेक्टेंगल 1 में भी आ गया ये और माइनस हो गया, और रेक्टेंगल 2 में आके भी ये माइनस हो गया। तो एक बार इसको वापस लेके आना पड़ेगा। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा प्रीफिक्स सम करने के बाद। क्लियर हुआ? यस और नो? ये शिवम को क्लियर हो गया, बाकी सबको क्लियर हुआ? यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, एक्सीलेंट।
तो इसको सॉल्व करके देखते हैं ये सॉल्व होगा कैसे। तो इसका पहले सिग्नेचर कॉपी कर लेते हैं। एरे दिया है, आंसर दिया है और क्वेरीज दिया है। रिटर्न हमें कुछ नहीं करना है। ओके, सबसे पहले जो एरे है उसको चेंज करके उसमें हम लोग प्रीफिक्स सम लगा देते हैं। पुराने एरे की कोई जरूरत नहीं है बचाने की, तो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगाएंगे। नए एरे में इसकी वैल्यूज कम नहीं डालेंगे प्रीफिक्स सम के लिए। इसी एरे को अपडेट कर देंगे कि बाद में इस एरे की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले रो वाइज सम कर लो या कॉलम वाइज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले रो वाइज फिर कॉलम वाइज या कॉलम वाइज फिर रो वाइज। आप एक तो एग्जाम्पल लेके देख लो, वैल्यू सेम आएंगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा उससे। तो चलो ये चीज कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे दो फॉर लूप हो गए। अब इसमें हम लोग रो वाइज मूव कर रहे हैं, तो रो वाइज प्रीफिक्स सम कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा रो वाइज प्रीफिक्स सम। अब अगली चीज हमें करनी है कॉलम वाइज प्रीफिक्स सम। अब हम ट्रैवर्स कर रहे हैं कॉलम वाइज। तो ये हमने कर लिया कॉलम वाइज प्रीफिक्स सम। इतना क्लियर है, कॉलम वाइज प्रीफिक्स सम और रो वाइज प्रीफिक्स सम कर लेंगे सब लोग। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यस और नो? बताओ, सब लोग बताओ। ओके, कार्तिक को क्लियर हो गया, बाकी सबको? शुभ्रांशु को हो गया, गुड। शिवम वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रो वाइज और एक्सक्यूज मी, कॉलम वाइज प्रीफिक्स सम। अब हम क्वेरीज एरे को ट्रैवर्स करेंगे और एक एक क्वेरी का आंसर निकाल के लेके आएंगे। सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं।
हो गया। तो चारों हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं, अब हमें निकालना है वो फॉर्मूला। तो हमें करना है रेक्टेंगल 4। तो रेक्टेंगल 4 मतलब जिसका भी एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा है वो, और जिसका भी वाई कोऑर्डिनेट ज्यादा है वो दोनों नंबर्स मिला के बनाएंगे ये वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, जिसका भी हमारा एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा है और जिसका भी वाई कोऑर्डिनेट, मतलब रो नंबर ज्यादा है और जिसका भी कॉलम नंबर ज्यादा है, वो मिलके बनाएंगे रेक्टेंगल 4 वाला कॉर्नर वाला कोऑर्डिनेट। तो रेक्टेंगल 4 के अंदर क्या हो गया, एक ये चारों मेंटेन कर लेते हैं। रेक्टेंगल 4 एरे मैथ डॉट मैक्स x1 कॉमा x2 और मैथ डॉट मैक्स y1 कॉमा y2 हो गया। तो ये रेक्टेंगल 4 का एरिया आ गया। सबको क्लियर हुआ रेक्टेंगल 4 का कैसे एरिया आया? यस और नो? यस, ठीक है, वेरी गुड। अब इसी तरीके से हर एक रेक्टेंगल का निकालते हैं। अगला रेक्टेंगल क्या है, ये वाला ले लेते हैं, ये वाला कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करते हैं। तो कॉलम नंबर हमारा होना चाहिए ज्यादा, रो नंबर कम। ठीक है, कॉलम नंबर ज्यादा रो नंबर कम, ये आ जाएगा, उसमें से और एक -1 करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो आपको चेक करना पड़ेगा जो कॉलम नंबर है कम वाला, अगर उसका -1 करके तब भी ग्रेटर देन 0 आता है, राइट, तभी तो आपको ये माइनस करना है। अगर मान लेते हैं हमें इसका ही निकालना होता है एरिया, सॉरी इसी का निकालना होता सम, तब यहाँ पे कुछ होता ही नहीं, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए, इसलिए हमें ये चेक लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अगर -1 करने के बाद भी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है, तभी हम लोग माइनस करेंगे रेक्टेंगल नंबर 2 या 3 जो भी था वो। रेक्टेंगल 4 में से माइनस कर दो एरे ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, क्या होगा उसका देखो, एक्स कोऑर्डिनेट कम वाला होगा, हमें ये दिया हुआ है और हमें ये दिया हुआ है, तो जिसका भी एक्स कोऑर्डिनेट कम है वो वाला होगा, और वाई कोऑर्डिनेट ज्यादा वाला -1। एक्स कोऑर्डिनेट है मैथ डॉट x1 x2, और y वाला कोऑर्डिनेट है मैथ डॉट, नहीं x ज्यादा वाला होगा, x कम वाला और y ज्यादा वाला होगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल 4 में से रेक्टेंगल 2 हमने माइनस कर दिया, अगर वो हो सकता था तो। इसी तरीके से रेक्टेंगल 1 भी हटा देते हैं। अब रेक्टेंगल 1 देख लेते हैं। तो इन दोनों में से जिसका भी एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा, रो नंबर ज्यादा होगा, तो रो नंबर तो वो है माइनस, और जिसका भी कॉलम नंबर कम होगा तो कॉलम नंबर -1। एक सेकेंड, यहाँ पे तो रो नंबर -1 होना चाहिए, गड़बड़ कर दिया हमने। मैथ डॉट मैक्स x1 x2 आएगा यहाँ पे, जिसका भी रो नंबर कम है वो आएगा यहाँ पे। हाँ, अब हमने क्या करना है,
अब ये वाला कोऑर्डिनेट ढूंढना है जिसका भी एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा है और वाई कोऑर्डिनेट कम है। वाई कोऑर्डिनेट में से एक और माइनस करना है और वहां से हमें माइनस कर देना है। तो एफ अब निकालेंगे कम वाला वाई कोऑर्डिनेट। अगर ये ट्रू है तभी वो पीछे वाला रेक्टेंगल एग्जिस्ट करेगा। अब रेक्टेंगल 4 में से ये भी माइनस कर देंगे। यहाँ पे यहाँ माइनस होना है 1 से। ये भी हमने यहाँ से माइनस कर दिया है। अब जो चौथा रेक्टेंगल है वो तभी वापस ऐड करना है जब उसे 2 बार सब्ट्रैक्ट किया गया हो, अदरवाइज नहीं करना है ऐड। अगर उसे एक ही बार सब्ट्रैक्ट किया गया है तो उसे दोबारा ऐड नहीं करना है। तो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग चेक करने के लिए, जो कम x है और कम y है उन दोनों में से -1 करने के बाद हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल 4 में जो एक रेक्टेंगल 2 बार माइनस हो गया था उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वापस ऐड कर दिया। फाइनल आंसर हमारा हो गया रेक्टेंगल 4 के अंदर, और आंसर के आयत इंडेक्स पे रेक्टेंगल 4 को डाल देंगे। बस जब फॉर लूप हमारे खत्म हो जाएंगे, ये वाला फॉर लूप खत्म हो जाएगा, तो सारे आंसर आंसर एरे के अंदर आपको मिल जाएंगे। क्लोज कर दो। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, देखो प्रीफिक्स सम और सफ दोनों प्रीफिक्स सम करने के लिए O ऑफ n इंटू एम लगा, पूरा एरे ट्रैवर्स करना पड़ा, O ऑफ n इंटू एम लग गया। और फिर क्वेरीज के लिए O ऑफ Q लगा, क्योंकि हर एक क्वेरी O ऑफ 1 में चल रही थी। अब फाइनल इसका आंसर क्या आ गया, O ऑफ n इंटू एम प्लस Q। जो भी इनमें से बड़ा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, O ऑफ n स्क्वायर, नहीं तो n इंटू एम, ठीक है, जैसा भी हमारा मैट्रिक्स का साइज है। सबको क्लियर हो गया, यस और नो? थोड़ा टफ क्वेश्चन था, नहीं क्लियर हुआ तो एक बार बता दो, एक बार फिर से ओवरव्यू दे देता। ओके, कार्तिक को क्लियर हो गया, शिवम को भी क्लियर हो गया, बाकी सबको? शुभ्रांशु क्लियर नहीं हुआ? ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते। ठीक है, हमने क्या किया, हमने प्रीफिक्स और सॉरी प्रीफिक्स सम कर दिया रो वाइज और कॉलम वाइज। अब कोई भी नंबर कोई भी इंडेक्स पे जो लिखा हुआ है वो स्टार्टिंग से लेके जो एक रेक्टेंगल बन रहा है बड़ा सा, उसका सम हमें देता है।
लेकिन हमें पूरे का सम नहीं चाहिए, हमें स्टार्टिंग इंडेक्स भी दिया है और एंडिंग इंडेक्स भी दिया है उस रेक्टेंगल का जिसका सम हमें चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं हमें कुछ इस रेक्टेंगल का सम चाहिए, इतने रेक्टेंगल का। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ जो नंबर लिखा है उससे हमें मिलेगा इतने रेक्टेंगल का सम। अब इसमें से माइनस क्या करना होगा, इसको माइनस करेंगे और इसको माइनस करेंगे। लेकिन हमारा जो ये वाला रेक्टेंगल है ये 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया इस चक्कर में, तो इसको एक बार वापस ऐड कर देंगे। तो हमने क्या किया है, ये नंबर लिया, इसमें से ये माइनस किया, इसमें से ये माइनस किया और इसमें ये ऐड किया। तो ये कैसे चला देखो, 30 - 6 - 9 + 1, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 30 - 6 24, 24 - 9 15, 15 + 1 16। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 + 4 8, 8 + 6 14, 14 + 2 16। तो 16 ही हमारा आंसर आ रहा है ऊपर से भी और नीचे से भी। अभी क्लियर हुआ सबको? शुभ्रांशु क्लियर हुआ? जब भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग रेक्टेंगल, बस ये चेक कर ले रहे हैं इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर ना आ जाए। दैट्स इट। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको n दिया है, एक एरे दिया है, आपको बताने हैं कितने ऐसे पेयर्स हैं जिनका सम डिविजिबल बाय n है। सर प्रीफिक्स सम के बाद बस ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ, प्रीफिक्स सम के बाद हर क्वेरी में सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, दैट्स इट। और कुछ नहीं करने की जरूरत है। और O ऑफ 1 में हर एक क्वेरी को सॉल्व कर रहे हैं। Q क्वेरीज है तो O ऑफ Q में सारी क्वेरी सॉल्व हो जा रही हैं। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें n दिया है, एक एरे दिया है, कितने पेयर्स हैं जिसका सम डिविजिबल है n से। मतलब एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। n हमारा 2 है, मान लेते हैं 2 है। नंबर्स हैं कुछ 3 5 1 4 6 9। ठीक है, अब कितने ऐसे नंबर्स हैं, पेयर्स हैं जिनका सम डिविजिबल बाय 2 है। पेयर्स लिख रहा हूँ। तो यही पेयर्स है मेरे ख्याल से, कोई मिस हो गया तो मेरे को बता दो। यही पेयर्स हैं जिनका सम जो है डिविजिबल है 2 से। तो बस आपको ये बताना है, आपका बेसिकली आंसर होना चाहिए 6। कैसे करेंगे इसको, सोचो।
ओके, तो एक सेकेंड। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओवरव्यू किसका ओवरव्यू देने का, कार्तिक? इस क्वेश्चन का। ओके, तो बस हमें नंबर ऑफ पेयर्स निकालने हैं जिनका सम किसी गिवन नंबर के टेबल में आए। ये 3 5 हो गया 8, 8 2 से डिविजिबल है। 3 1 हो गया 4, 4 भी 2 से डिविजिबल है। 3 9 हो गया 12, 12 भी 2 से डिविजिबल है। 5 1 हो गया 6, फिर 5 9 14 और 4 6 10। सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल है। तो ऐसे कितने पेयर्स बन रहे हैं? हमारे पास 6 पेयर्स बन रहे हैं। बस हमें यही निकालना है, 6 आंसर। हाँ? तो देखो कैसे करेंगे। एक तो हो गया ब्रूट फोर्स तरीका, 2 लूप्स लगाओ, हर एक पेयर को चेक कर लो सम करके। ठीक है, ये कैसे करेंगे? ये तो बहुत सिंपल है, एक बार ये करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको एरे दिया हुआ है और एक नंबर दिया हुआ है। रिटर्न क्या करना है आपको? एक इंटीजर रिटर्न करना है। तो सिंपल है, पहले तो दोनों फॉर लूप लगा लो। बस हमने सारे पेयर्स को सम करके देख लिया। जितने भी पेयर्स हमारे डिविजिबल हैं एन से, उतने हमने काउंट प्लस प्लस कर ली और लास्ट में काउंट को रिटर्न कर दिया। तो ये तो हो गया इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, सिंपल सा। ब्रूट फोर्स सबको समझ में आ गया? यस और नो? ये आ गया, वेरी गुड। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम लोग ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। देखो, अच्छा पहले एक चीज देखो, अगर हमारा नंबर होता 7, ठीक है, एक नंबर है 10, इसमें कौन से नंबर्स ऐड कर सकते हैं जिससे 10 डिविजिबल हो जाए 7 से? ये आपको कैसे पता लगता है, मैं आपको बताता हूँ। 7 मॉड 10, 10 मॉड 7 क्या होता है? 3। बचा कितना? 4। 4 और चाहिए आपको, तो ऐसे नंबर्स चाहिए जो x मॉड 7 4 हो। ऐसा हर एक नंबर 10 से ऐड होने के बाद 7 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4 ही ले लेते हैं, ठीक है। 4 मॉड 7 4 होता है, 10 प्लस 4 14 होता है, ये 7 से डिविजिबल है। और ले लेते हैं 7 प्लस 4 11, 11 मॉड 7 4 होता है, 10 प्लस 11 21 होता है, जो कि 7 से डिविजिबल है। तो ये आपको समझ में आया? सुधांशु, इसमें रिपीटिंग नंबर्स हो सकते हैं, इसलिए ये चीज नहीं चल पाएगी हमारी मैप वाली। ठीक ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक 7 साइज, जैसे हमारा 7 है, अभी एन है, एन साइज का एरे बना लेंगे। ठीक है, स्पेस हमारा लगेगा।
n साइज का एरे बना लेंगे। Sorry. ठीक है, नंबर मान लेते हैं 3 है, तो 3 ही मॉड आ सकते हैं, 0 1 या 2। ठीक है, अगर हम n से मॉड करते हैं 0 से लेके n-1 तक ही हमारे मॉड आ सकते हैं, तो 0 1 या 2 ही मॉड आ सकते हैं। अब देखो, एक यहाँ पे छोटा सा एरे ले लेते हैं। ठीक है, हम क्या चेक करेंगे, 2 मॉड 3 क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे प्लस प्लस कर देंगे। इनिशियली सब 0 होगा, यहाँ पे कर देंगे प्लस प्लस। 1 मॉड 3 1 होता है, प्लस प्लस। 3 मॉड 3 0 होता है, प्लस प्लस। 4 मॉड 3 1 होता है, प्लस प्लस। यहाँ 5 के लिए 2 पे, 6 के लिए 0 पे, 7 के लिए 1 पे, 3 के लिए फिर से 0 पे। इतना सबको क्लियर हुआ कि अभी तक क्या किया? हाँ, डुप्लीकेट्स हो सकते हैं शुभ्रांशु, इसमें डुप्लीकेट्स अलाउड है। अभी तक क्लियर हुआ सबको क्या किया हमने? ठीक है, उतने साइज का एरे लिया और हर एक से कितने, 0 मॉड कितने का है ये पता लगा लिया, 1 मॉड कितने का है ये पता लगा लिया, और 2 कितनों का मॉड आ रहा है ये भी पता लगा लिया। अब ये पता लगाने के बाद हम देखते हैं ग्रुप्स। ठीक है, कौन से ग्रुप्स आपस में ऐड होके 3 बनाएंगे? 2 और 1 आपस में ऐड होके 3 बनाएंगे, राइट? जिनका मॉड 2 आ रहा है और जिनका मॉड 1 आ रहा है वो नंबर्स आपस में मिलके 3 बनाएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मॉड 2 किसका आ रहा था? 5 का। और मॉड 1 किसका आ रहा था? 4 का। देख लो, ऐसे कोई भी नंबर आप ऐड करोगे तो वो 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है, हर एक पेयर बन सकता है, तो कितने पेयर बन सकते हैं? 3 इंटू 2। इतना क्लियर हुआ? यस और नो? क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो हर एक पेयर को इस तरीके से पहले आपको आपस में मल्टीप्लाई करके सम करते चले जाना है। मान लेते हैं हमारा था 5 और इस तरीके का हमारा एरे बना था। तो 4 के साथ कौन पेयर बनाएगा बताओ? 4 के साथ कौन बनाएगा? टाइप करके बताओ जल्दी से। 1। वेरी गुड। 2 नहीं, 1 बनाएगा, 5 है हमारा नंबर। तो 6 इंटू 3 18 हो गए। फिर आगे आ जाओ, 3 के साथ 2 बनाएगा, 2 इंटू 1 ये 2 हो गए। तो अभी तक 20 पेयर्स हो गए। अब देखते हैं जीरो का क्या करें। अब जीरो के अंदर कोई भी नंबर्स हो वो आपस में पेयर बना सकते हैं। जैसे 5 के लिए मान लो 5 और 10 है, ये आपस में पेयर बना के भी एक डिविजिबल नंबर लेके आएंगे। तो इसमें से दो नंबर्स चूज करने के कितने तरीके हैं ये मेरे को बताओ। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 5 नंबर्स हैं हमारे पास, उसमें से 2 नंबर्स चूज करने हैं। कितने तरीके होते हैं इसके? 5 इंटू 4। हाँ, 5C2। तो 5 इंटू 4 आ जाएगा 20। तो सम बन जाएगा इसका और इसका 40। क्लियर है? सॉरी, 20/2 आएगा ना। 1 सेकेंड, जीरो वाला आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि जीरो वाले में क्या कर रहे हैं। आपको किसी भी 2 नंबर्स का पेयर निकाल के लाना है। तो यहाँ पे ले लेते हैं 5 10 15 20 और 25। अब कोई भी 2 पेयर बना सकते हैं। 5 किसके साथ पेयर बना सकते हैं? इन चारों के साथ। 10 इन तीनों के साथ, क्योंकि 5 के साथ ये बना चुका है। 15 इन दोनों के साथ। 20 सिर्फ 25 के साथ। तो कितने नंबर्स हो गए? ये 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, जो कि होता है 5C2। तो 5C2 है हमारा, 20 नहीं होता, ये होता है 10। तो 20 प्लस 10, 30 अलग अलग कॉम्बिनेशन है, पेयर्स हैं ऐसे जो 5 से डिविजिबल सम बनाते हैं। अभी क्लियर हुआ शिवम? सबको क्लियर हो गया? 5C2 कैसे कैलकुलेट करते हैं? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल काट के आएगा 3 इंटू 4, सॉरी 4 इंटू 5, 2 है, 2 से ये 2 बन जाएगा, 10। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? शिवम वेरी गुड। बाकी सबको भी क्लियर हो गया कैसे सॉल्व किया हमने ये? यस, गुड। इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो। ओवरव्यू, हाँ एक बार ओवरव्यू और दे देता हूँ आपको। तो हमने क्या किया, अगर n से निकालना है हमें, हमारा जो नंबर है वो n है, तो हमने n साइज का एरे बना लिया। अब हमें एक चीज पता थी कि जिनका मॉड 1 बचा है और जिनका मॉड n माइनस 1 बचा है, अगर इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दें तो मल्टीपल ऑफ n बन जाएगा। जिनका मॉड 2 बचा है और जिनका n माइनस 2 बचा है, उनको ऐड कर दें तो मल्टीपल ऑफ n बन जाएगा। इसके अंदर मान लो a नंबर्स थे, इसके अंदर b नंबर्स थे, कोई भी किसी के साथ पेयर हो सकता है, तो a इंटू बी अलग अलग पेयर हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। इस तरीके से हर एक जो आपस में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं उनको ऐड करते चले जाएंगे। अब जीरो एक स्पेशल केस है। क्यों? क्योंकि जो जीरो है, इसमें आप देखो कोई भी दो नंबर आपस में ही पेयर बनाएंगे। जैसे अगर 5 है और 5 और 10 डला हुआ होगा जीरो में, और 15 डला हुआ होगा, इनमें से कोई भी दो नंबर आपस में पेयर बनाएंगे, वो डिविजिबल बाय 5 रहेगा। जैसे 5 15, 5 10, 10 15। ठीक है, तो अब n नंबर्स कितने पेयर्स बना सकते हैं, ये कैसे निकल के आता है? NCR। तो अगर इसमें करें 5C2 n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, सॉरी 3C2, 3 नंबर्स हैं और दो चूज करने हैं। 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 3। तीन अलग अलग पेयर्स बन सकते हैं। तो ये भी हम आपस में ऐड कर देंगे सारी वैल्यूज और आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ शुभ्रांशु? यस, वेरी गुड। ठीक है, ये हो गया। इसको कोड कर लेंगे एक बार, कोड नहीं होता है तो अगली क्लास में मेरे को बताएंगे। मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग खुद ट्राई करें कोड करने का। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। हमें जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे हमने एक बार कर लिए हैं। इसका कोड बन जाएगा, यस और नो? नहीं बनेगा तो अभी दिखा देता हूँ कोड बना के। जल्दी बताओ, यस और नो कोड बन जाएगा? कर लेंगे? ठीक है, याद से कर लेना, भूल मत जाना, नेक्स्ट क्लास से पहले ये करा हुआ होना चाहिए। ओके, चलो 1 सेकेंड रुको, एक पोल लॉन्च कर देता हूँ, उस पर वोट कर देना। 2 मिनट लगेंगे बस। ठीक है, पोल लॉन्च कर दिया है, इस पे वोट कर दो सब लोग।